दिल्ली का एक बूढ़ा आदमी, जयराम नाम का आदमी, अपने बेटे राहुल को खत लिख रहा था। राहुल को दुबई में नौकरी मिल गई। वापसी पर राहुल ने अपनी खूबसूरत पत्नी नायरा को अपने पिता के हवाले कर दिया। जयराम का चेहरा खुशी से लबरेज था। राहुल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, नायरा का ख्याल रखना, वो बहुत संवेदनशील है। जयराम ने कहा, बेटा फिक्र मत करो, मैं नायरा को अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगा। राहुल ने नायरा को गले लगाया और एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया। अगले दिन जब नायरा अपने ससुर को चाय पेश कर रही थी तो जयराम ने कहा, बहू, आकर मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जयराम ने कहा, बहू, पता नहीं क्यों लेकिन मैं इन दिनों बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई मेरे साथ रहे, मेरी तन्हाई बांटे और मुझे खुश रखे। मेरा ख्याल है कि मुझे दोबारा शादी करनी चाहिए। नायरा ने आहिस्ता से कहा, पापा, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ आपका ख्याल रखने के लिए हूँ। आप जो कहेंगे मैं करूँगी। जयराम का चेहरा मुस्कान से भर गया। उसने नायरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ठीक है बहू, देखते हैं कि आप मुझे खुश रखने के लिए क्या कर सकती हैं। नायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, पापा, जल्दी क्या है, अब हम दोनों इस घर में अकेले हैं। मैं आपको रात को एक खास तोहफा दूंगी। ये कहकर वो चाय का बर्तन उठाकर किचन में चली गई। जयराम उसकी पीठ को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वो अक्सर चुपके से नायरा की तरफ देखता था। जब वो झाड़ू देती, कपड़े धोती या घर का काम करती तो कहता, बहू, ये दुपट्टा उतार दो ताकि काम करने में आसान हो। जयराम की नजरें शिकारी की तरह उस पर जमी हुई थीं। एक रात वो आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे से निकला और नायरा के कमरे की तरफ चला गया। नायरा आईने के सामने खड़ी थी। उसका दुपट्टा आहिस्ता आहिस्ता उसके कंधे से फिसल रहा था। अचानक कदमों की आवाज सुनकर नायरा चौंक गई। वो डरते डरते पीछे मुड़ी और बोली, पापा, क्या हुआ? क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? जयराम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया, या शायद उसने जानबूझकर गिरने का बहाना बनाया। वो सीधा नायरा की बाहों में गिरा और वे दोनों बेड पर गिर गए। नायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो डरते डरते उठ गई। वो दुपट्टा लेकर बोली, पापा, वो क्या था? जयराम ने धीरे से कहा, बहू, मुझे माफ कर दो, मेरा पैर फिसल गया। दरअसल मैं सिर्फ अपनी दवा मांगने आया था। कहाँ रखी थी? लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्रासंगिक चमक थी। नायरा के दिल में तूफान उठ रहा था। वो जल्दी से बोली, पापा, आप अपने कमरे में जाएं, मैं दवा ले आऊंगी। और वो जल्दी से कमरे से निकल गई। शाम को जब नायरा अपने पति राहुल से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तो उसकी आवाज वही पुरानी मोहब्बत थी, वही नरमी थी। वो अपनी बातों से राहुल को हंसा देती। कभी कभी वो नए कपड़े पहन लेती, कभी कभी वो वीडियो बनाकर राहुल को भी भेज देती। वो मुस्कुराते हुए राहुल को चूमती और अपने दिल की बात करती। लेकिन इसका क्या होगा? वो जानती थी कि जयराम खिड़की के पीछे से ये सब देख रहे हैं। उसकी आंखों में हवस की आंख थी और उसका चेहरा गुस्से और हसरत से लाल हो रहा था। वो चुपचाप वहां से हट गई, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन सोमिया अपने कमरे में अपने मोबाइल में व्यस्त थी। अचानक बाहर से महिला की आवाज आई। वो हैरान हुई और तुरंत बाहर निकल आई। जयराम अपने सामने एक महिला से हंसते हुए बात कर रहे थे। नायरा ने हैरत और गुस्से से पूछा, पापा, ये महिला कौन है? जयराम ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, बहू, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? मैं दोबारा शादी करना चाहता था। इन महिलाओं को सुझाव मिलते हैं। मैं एक अच्छी खूबसूरत पत्नी ढूंढना चाहता हूं। उसके लहजे में एक अजीब सा सुकून और तंज था। ये सब एक चाल थी, जैसे जयराम जानबूझकर नायरा को परेशान कर रहे थे। नायरा को गुस्सा आ गया। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वो बिना कुछ कहे वापस अपने कमरे में चली गई। नायरा के दिल में तूफान था। वो वहां जाना नहीं चाहती थी। क्या जयराम दोबारा शादी करने वाले थे? वो जयराम की बेहिसाब दौलत और जायदाद के बारे में सोच रही थी। अगर जयराम की शादी हुई तो सारी दौलत उसकी नई पत्नी के पास नहीं जाएगी और सोमिया के हाथ खाली रह जाएंगे। ये डर उसे रात की खामोशी में जयराम के कमरे में ले आया। वो दूध का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। जयराम बिस्तर पर लेटे थे। उनके हाथ में एक पुराना खत और कुछ तस्वीरें थीं जिन्हें वो गहरी सोच में देख रहे थे। दरवाजे की आवाज सुनकर उन्होंने तुरंत वो खत और तस्वीरें तकिए के नीचे छुपा दी। सोमिया धीरे से अंदर आई। उसके लहजे में एक अजीब सी नरमी थी। पापा, आप थक गए होंगे, क्या मैं आपको सर का मसाज दूं? जयराम ने चुपचाप सिर हिलाया। सौम्या जानबूझकर अपने स्कार्फ के साथ फर्श पर गिरी और उसके सर की मालिश करते हुए धीरे धीरे अपना सर जयराम के सीने पर रख दिया। जयराम के शरीर में हल्की सी सनसनी थी। वो घबरा गए और बोले, बहू, ये क्या कर रही हो? नायरा ने मीठी आवाज में कहा, पापा,
मैं आपके दिल को तसल्ली दे रही हूँ, मैं आपको खुश कर रही हूँ। आप फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ आपको दूसरी शादी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जयराम की आंखों में एक अजीब सी चमक नजर आई। उन्होंने नायरा को बाहों में पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, बहू, अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा माल, मेरी जायदाद। जयराम आहिस्ता से उठे। उनके कदम चुपचाप हल्का सा शोर कर रहे थे। वो सीधा नायरा के कमरे में गए और वहां तलाश करने लगे। उनकी आंखें तेजी से हर कोने में घूम रही थीं, जैसे वो किसी गहरे रहस्य की खोज में हों। आखिरकार उनकी नज़र अलमारी पर पड़ी, जहां फूलों का एक छोटा गुलदस्ता रखा हुआ था। जयराम ने उसे उठाया, हाथ में घुमाया और उसके चेहरे पर एक भयानक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वो चुपचाप वापस अपने कमरे में चले गए और बिस्तर पर ऐसे लेट गए जैसे उन्हें कोई बड़ा रहस्य मिल गया हो। सारा दिन नायरा ने जयराम को हंसाने की कोशिश की। कभी वो उनका हाथ अपनी तरफ खींचती, कभी वो उनकी गोद में बैठ जाती और कभी उनके गले में बाजू डालकर मुस्कान के साथ बातें करती। लेकिन अब जयराम हिचकिचा रहे थे। उनकी नज़रें नायरा से मिल जाती, लेकिन वो तुरंत मुंह फेर लेते, जैसे उनके दिमाग में कोई नया योजना हो। नायरा अपनी सर्द मिजाजी बेरुखी में उलझ गई, लेकिन उसने अपनी चालें जारी रखीं। अगली रात उसने नायरा के कमरे से दर्दनाक सरगोशियों की आवाज़ सुनी। वहां की आवाज़ें इतनी दर्दनाक थीं कि जयराम, जो अपने कमरे में टहल रहे थे, ये सुनकर नायरा के कमरे की तरफ दौड़े। उन्होंने दरवाज़ा खोला और डरी हुई आवाज़ में कहा, बहू, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या सब कुछ ठीक है? उनकी आवाज़ चिंता से भरी हुई थी, जैसे उन्हें पता हो कि उसने कोई गलती की है। ये कोई छोटी बात नहीं थी। नायरा बेड पर बैठी थी, उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे उसका दिल टूट गया हो। उसने सरगोशी की, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मैं अब नहीं रह सकती, तुमने मेरी इज्जत लूट ली है। उसकी आवाज़ दर्द और आरोप से भरी हुई थी। जयराम का चेहरा पीला पड़ गया, उनका दिल धक से रह गया। वो धीरे से आगे बढ़े और नायरा से बोले, बहू, बताओ क्या हुआ? तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो? नायरा ने अपने आंसू पोंछे, लेकिन आंखें फिर भर आईं। पापा, मुझे सुबह की बीमारी है, मैं गर्भवती हूं और ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जयराम घबरा गए। बहू, ये कैसे संभव है? मैंने कुछ नहीं किया, तुम गलती पर हो। उनकी आवाज साफ थी, लेकिन नायरा ने बीच में रोक लिया। पापा, मुझे लगता है आपकी याददाश्त खत्म हो गई है, तुम बहुत कमजोर हो गए हो। कल रात तुमने वो सब कुछ किया जो एक पति अपने कमरे में अपनी पत्नी के साथ करता है, और अब तुम बेगुनाह होने का नाटक कर रहे हो। नायरा की आवाज आंसुओं से चीखों में बदल गई, जैसे वो पूरे मोहल्ले को जगाना चाहती हो। ये नाटक अब उस हद तक पहुंच गया था कि रतनलाल शर्मा डर गए। उन्होंने अचानक उठकर दरवाजे की ओर देखा, फिर वो नायरा की ओर मुड़े और धीमी आवाज में बोले, ठीक है बहू, ठीक है, तुम सही कहती हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, आप जो कहोगी वही होगा। उनकी आवाज में अब स्वीकार्यता की अजीब सी चमक थी, जैसे वो अपना गुनाह स्वीकार कर रहे हों। उन्होंने आगे बढ़कर नायरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, लेकिन इस रहस्य की खबर किसी को ना हो, वरना हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नायरा ने अपने आंसू पोंछे और जयराम के कंधे पर सर रखकर कहा, ठीक है पापा जी, मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। लेकिन अगले सुबह घर में ऐसा झटका लगा कि नायरा का पूरा शरीर कांपने लगा। जयराम घर में प्रवेश किए। उनके साथ एक खूबसूरत महिला भी थी, जिसने दुल्हन जैसा वस्त्र पहन रखा था। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। नायरा ये दृश्य देखकर गुस्से से लाल हो गई। वो चीख कर बोली, पापा जी, वो कौन है? जयराम ने बड़े आत्मविश्वास से जवाब दिया, बहू, वो मेरी पत्नी है, मैं शादीशुदा हूं, आज से वो तुम्हारी सास है। नायरा हैरान रह गई, वो सोच में डूबी रही। मैं उसे खुश रखने के लिए सब कुछ देने को तैयार थी, फिर उसने शादी क्यों की? उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो नर्म लेकिन सख्त लहजे में बोली, पापा जी, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। वो कमरे में पहुंची तो गुस्से से पागल हो रही थी। उसने कहा, पापा जी, आपने मुझे धोखा दिया है, अब मैं तुम्हें सच बताऊंगी। जयराम ने धीमे लहजे में कहा, बहू, पागल मत बनो, मैंने इसलिए शादी की है कि ये महिला तुम्हारी सेवा करेगी। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो सारा काम करेगी। तुम और मैं केवल एक दूसरे से प्यार करेंगे। ये सुनकर नायरा का गुस्सा ठंडा हो गया। उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की मुस्कान थी। लेकिन नायरा को क्या पता था, उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जो उसे तबाह कर देगा। जयराम की नई पत्नी, जो इस घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं थी, नायरा के पैरों की मालिश करती, उसके सिर की मालिश करती और घर का सारा काम चुपचाप करती। नायरा को लगा जैसे उसने अपनी चालाकी से जीत हासिल कर ली हो।
नायरा को ऐसा लगा जैसे उसने जयराम की सारी दौलत और जायदाद अपनी मुट्ठी में ले ली हो। लेकिन जयराम का चेहरा शांत था। उनकी आंखों में हैरत और गुस्सा छिपा हुआ था, जैसे उन्होंने किसी बड़ी साम्राज्य पर कब्जा कर लिया हो। जयराम अब नायरा से दूर रहने लगे थे। उनकी आंखों की ठंडक, उनके व्यवहार की बेरुखी सब नायरा को छूने लगी। उसे लगा कि उसके सभी प्रयास बेअसर हो गए हैं। जयराम की अनगिनत दौलत और ताकत उसके हाथ से फिसल रही थी। एक दिन जब जयराम अपनी नई पत्नी के साथ काफी समय बिता रहे थे, नायरा ने उन्हें अकेले में रोक लिया। उसकी आवाज में झड़ था। पापा, ये क्या हो रहा है? तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? तुम अपनी पत्नी को इतना समय देते हो? क्या तुम्हें वो वादा याद नहीं जो तुमने मुझसे किया था? जयराम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और ठंडे लहजे में कहा, नायरा, मुझे कुछ याद नहीं। जो चाहो करो, मैं अब तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। नायरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अपने कमरे की ओर भागी। उसने दरवाजा मजबूती से बंद किया और अपने पति राहुल को पुकारा। उसकी आवाज राहुल से भरी हुई थी। तुम जहां भी हो, जल्दी वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरी सांख खराब हो गई है। उसकी आवाज टूट रही थी। आपके पिता, उन्होंने मेरे साथ वो सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। राहुल, उन्होंने तुम्हें जानबूझकर दुबई भेजा ताकि वो मुझे पीछे से ले आए। जैसे राहुल के कानों में बिजली गिर गई हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या कह रही हो नायरा? पिता ऐसा नहीं कर सकते। झूठ मत बोलो। नायरा ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, राहुल, मैं तुम्हें सबूत भेज रही हूं, खुद ही देख लो। उसने अपना मोबाइल उठाया और वीडियो खोली, जिसमें वो जयराम के साथ कमरे में थी। उसका सिर उनके सीने पर था। वो वीडियो जो उसने कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड की थी। जब राहुल ने देखी तो उसका दिल टूट गया। उसकी सांस रुक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने कांपते हाथों से नायरा को फिर पुकारा, नायरा, मेरी प्यारी, फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूं। बस थोड़ा इंतजार करो मेरे प्रिय। राहुल की ये बात सुनकर नायरा की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। अगली सुबह घर बारूद के ढेर जैसा था। ये केवल रोशनी की एक चिंगारी थी जो सब कुछ उड़ा देगी। जयराम, उनकी पत्नी और नायरा नाश्ते की मेज पर बैठे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। जयराम का चेहरा सोचों से भरा हुआ था। अचानक दरवाजे की घंटी बज गई। एक तेज दिल धड़कने वाली आवाज। नायरा की सांस रुक गई। जयराम की आंखें एक अजीब सी चमक से चमकी, जैसे वो उसी पल का इंतजार कर रहे हों। दरवाजे की घंटी फिर बज गई। जयराम उठे और दरवाजा खोला। राहुल उनके सामने खड़ा था। जमीन पर चिंगारी जल रही थी। नायरा कूद कर उठी। वो भागकर राहुल को गले लगी। वो जोर जोर से रोने लगी। जयराम ने आवाज धीमी की और कहा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या सब कुछ ठीक है? तुम वापस क्यों आए? लेकिन इससे पहले कि वो अपना वाक्य पूरा करते, राहुल के आंसू छलक पड़े। उसने पिता का गिरीबान पकड़ा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। तुम पिता नहीं हो, तुम एक दानव हो। तुमने मेरी मासूम पत्नी की बेइज्जती की है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राहुल ने उसे जोर से धक्का दिया। जयराम जमीन पर गिर पड़े। कुछ पलों के बाद वो उठे, गहरी सांस ली और शांत लहजे में बोले, बेटा, मुझे मार दो, मुझे अपनी जान से मार डालो, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। तुम मुझे जो भी सजा देना चाहते हो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। रतनलाल शर्मा ने अपनी जेब से एक पुरानी मोहर निकाली और राहुल के हाथ में कुछ तस्वीरें थमाईं। ये खत मेरे पुराने दोस्त ने भेजा था। इन तस्वीरों को देखो। वो अच्छी महिला नहीं है और ये सच है जो उसने मुझे बताया था। राहुल हैरान रह गया। उसने तस्वीरें देखी। नायरा अजीब जगह पर रंग बिरंगे कपड़ों में ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो इस कारोबार की मालकिन हो। राहुल का दिमाग भटक गया। पापा, ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। जयराम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा बताओ, जब तुम दुबई में थे तो नायरा ने तुम्हें कितनी बार फोन किया? उसने तुम्हें कितनी बार वीडियो भेजी? उसने सिर्फ 1-2 बार फोन किया था। वीडियो? नहीं, उसने कोई वीडियो नहीं भेजी। जयराम मुस्कुराए। ठीक है बेटा, अब एक और भयानक रहस्य देखो। वो उठे और अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद उनके हाथ में एक खूबसूरत फूलों वाला गमला आया। वो वापस आए। कैसे? ये फूलों का गमला नहीं बेटा, इसमें एक छिपा कैमरा था जिसे मैंने नायरा के कमरे में रखा था। जयराम उठे, फोन निकाला और वीडियो चलाने लगे। राहुल की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। वीडियो में नायरा का कमरा था। रात में चुप्पी थी। खिड़की से चांदनी की रोशनी आ रही थी। अचानक एक युवक चुपके से अंदर आया। नायरा ने उसे देखा और गले लगा लिया। फिर दोनों बिस्तर पर लेट गए। राहुल की सांस रुक गई। वीडियो में यह दृश्य बार बार दिख रहा था। नायरा और लड़का एक दूसरे में खो गए। उनका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। ऐसी तस्वीरें देखकर राहुल का दिल टूट गया। जयराम ने कहा, बेटा, मैं कहाँ हूं? नायरा इस प्रेमी से बातें करती थी। वो उसे प्यार से टेक्स्ट करती थी। वो कपड़े बदलकर गंदी वीडियो बनाती थी और बहाना करती थी कि वो तुमसे बात कर रही है। फिर उन्होंने कहा,
मैंने जानबूझकर इस बेइज्जत महिला से फर्जी रिश्ता बनाया ताकि उसे सच का पता चल सके। अगर वो इज्जतदार होती तो मेरे पास नहीं आती, मेरे कमरे में नहीं आती, मेरे साथ नहीं सोती। लेकिन पैसे की लालच ने उसे अंधा कर दिया। मेरी पत्नी कोई आम महिला नहीं, डॉक्टर है। जब नायरा ने मुझ पर उसके साथ अफेयर का आरोप लगाया तो मैंने इस डॉक्टर को अपनी फर्जी पत्नी बनाकर घर लाया। उसने नायरा का परीक्षण किया और साबित किया कि ये सब झूठ था। नायरा ने यह नाटक मुझे ब्लैकमेल करने के लिए किया ताकि वो मेरी जायदाद हड़प सके। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसने उठकर मुड़कर नायरा को थप्पड़ मारा। उसकी आवाज घर की दीवारों में गूंज रही थी। गंदी बेशरम, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें खुश रखने के लिए दुबई गया था और तुमने मेरे साथ ये किया। नायरा की जुबान मुंह में अटक गई। उसकी आंखें नम हो रही थी, जैसे उसका सारा नाटक बर्बाद हो गया हो। राहुल ने कहा, पापा, पुलिस को बुलाओ और इस महिला को सौंप दो। अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो पूरे घर और मोहल्ले की बदनामी होगी। हमें शोहरत नहीं चाहिए। इसके लिए बेहतर है कि वो अपने कोठे पर वापस चली जाए। कमरे में चुप्पी थी, जैसे किसी ब्लैकमेलर ने रस्सी पकड़ ली हो। राहुल की आंख से बदल चुकी थीं। जयराम की ठंडी मुस्कान संतुष्ट थी और नायरा बेबस थी, टूटा हुआ, बर्बाद। अपनी जिंदगी जियो और ये मैंने तुम्हें दिया है। ये गलती थी। नायरा फर्श पर बैठ गई और राहुल की टांगे पकड़ने लगी। राहुल, ऐसा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। राहुल ने 3 बार चिल्लाया। फिर उसने नायरा को घर से बाहर धकेल दिया और दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया। फिर राहुल ने अपने पिता जयराम को गले लगाया। जयराम ने रोते हुए कहा, बेटा, ये ठीक है, ये बहुत बड़ा धोखा था, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मैंने आंखें खोल दी। मैंने तुम्हें दुबई इसलिए भेजा था कि तुम इस महिला के झूठे प्यार में पागल हो जाते। जब तुम यहां होते तो ये सच कभी सामने नहीं आ सकता था। ये धोखा, ये झूठ भुलाने में समय लगेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर तुम्हें इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी सुनना है तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करें और मिलते हैं उसी वीडियो में।